जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और आज हमारा टॉपिक है पॉलिटी। तो पॉलिटी में जो हम लोग को पढ़ना है वो पहला टॉपिक है, वो उसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने के लिए हम सबको ये समझना होगा कि भारतीय राजनीति शास्त्र में सबसे पहले हम लोग संविधान पढ़ते हैं, लेकिन संविधान से भी पहले जो पॉइंट आता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऐतिहासिक बैकग्राउंड। तो हमारी संविधान की पृष्ठभूमि कहाँ से निकली है ना, यानी कि अधिनियम, नियम, इन सभी की जानकारी हमको कैसे मिली। तो जाहिर सी बात है 200 वर्षों तक लगभग अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो उन शासन के जरिए हमको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें मिली जिसको हम लोगों ने संविधान क्या किया? रेगुलेट किया, आगे बढ़ाया, है ना। इसी क्रम में जो हमको सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, ये जो पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं, हालांकि शुरुआत संविधान से ही होगी, लेकिन पहला क्लास रहेगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, जैसा मैंने सिलेबस में भी बताया। अगर सिलेबस आपको नहीं मिला, इस वीडियो के लिंक में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, माफ कीजिएगा, और लिंक वहां पर दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की ना। रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? तो दोस्तों, आप सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ा रही थी। तो इस प्रभुत्व को कम करने के लिए ब्रिटेन की संसद यानी इंग्लैंड की संसद को ये लगा कि अगर ये इतना ज़्यादा प्रभाव बना लेगी तो कल को ये ब्रिटेन के लिए खतरा हो जाएगी। तो इसलिए इन लोगों ने भारत में एक एक्ट पास किया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास अपने जगह किया, अपने संसद में किया, लेकिन इसका प्रभाव किस पर रहा? जहां पर उन अंग्रेजों का प्रभाव रहेगा भारत में। तो कहां पर रहेगा? आप सबको पता है इंडिया में है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण, ये रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन का क्या हो जाए? नियंत्रण हो जाए, यानी ब्रिटिश शासन का ईस्ट इंडिया पर नियंत्रण हो जाए, नहीं तो ईस्ट इंडिया लगातार बढ़ती जाएगी और अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लेगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि बंगाल के गवर्नर का नाम, आप सबको पता है कि अंग्रेज जब यहाँ पे आते थे, उनके जो प्रमुख व्यक्ति होता था उसका नाम उन्होंने गवर्नर दिया था। तो दूसरा पॉइंट इन लोगों ने क्या किया? गवर्नर का नाम चेंज करके क्या कर दिया? गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल नाम हो गया। अच्छा, आपसे प्रश्न ये भी पूछता है, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है ये कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। अब चूंकि यहीं से पद का नाम बदला, गवर्नर का नाम क्या हो गया? गवर्नर जनरल। तो ये पूछ लेता है कि गवर्नर जनरल कौन था। हालांकि आगे चलकर ये वायसराय भी होगा, तो वो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। हुआ क्या, इसके अंतर्गत बंगाल को प्रमुख रूप से, अब 3 प्रेसिडेंसी थी जब अंग्रेज यहां पर आए थे, उन्होंने बनाई थी बंबई, मद्रास और बंगाल। तो बंगाल को सुप्रीम कर दिया गया और इसके तहत बंबई, मद्रास और अन्य प्रेसिडेंसियों को क्या कर लिया गया? शामिल कर दिया गया। यानी बंगाल जो रहेगा वो टॉप पर रहेगा और उसके अंडर में बाकी प्रेसिडेंसियां रहेंगी। अगला पॉइंट क्या हुआ कि 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी कलकत्ता में कर दी गई। कहां पर की गई? देखिए यहां लिखा होगा, हाँ, तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। इसके तहत, किसके तहत प्रश्न आएगा कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में या किस सन में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एक और बात बीच में ही, माफ कीजिएगा, इस पूरे जितने भी वीडियोस आपके हैं इन सब का पीडीएफ भी यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, वहां पर जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा उसका पूरा पीडीएफ बृहद रूप में नोट्स के साथ, ताकि आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, आप उसको देखिए और अपने हिसाब से भी अपने नोट्स को फिर बना सकते हैं आप, कोई समस्या आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ शॉर्ट्स पॉइंट जो वीडियो में आपको जल्दी जल्दी मैं बता सकूं। हाँ, अब बात करेंगे कलकत्ता में टोटल 4 न्यायाधीशों को रखा गया, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 3 क्या थे? न्यायाधीश की भूमिका में थे, अन्य न्यायाधीश की भूमिका में। तो आइए, मुख्य न्यायाधीश जो थे, पहले प्रश्न आ सकता है एलिजा एम्पे, और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड। तो ये तीनों लोग अन्य न्यायाधीश की भूमिका में, जिसको हम लोग सब न्यायाधीश भी बोल सकते हैं, पर न्यायाधीश को हम सब लोग जानते हैं, जज बुलाया था। तो अगला पॉइंट, इसके तहत क्या किया गया कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं वो भैया उपहार नहीं लेंगे, वो रिश्वत नहीं लेंगे, है ना। उपहार के नाम पे राजाओं से वो क्या ले लेते थे? बड़े बड़े साम्राज्य ले लेते थे। साम्राज्य का मतलब कि एक छोटा इलाका, जैसे क्या कह सकते हैं, कोई गांव ले लिए, 10-20 गांव ले लिए, जमीन ले लिए, तो ये उपहार माना जाता था। अब राजा के पास तो भाई पूरा एरिया ही उसका है, ये ले लिया जाता था। तो इसको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई और इसके तहत भारत में कंपनी का जिस पर से नियंत्रण था, चाहे वो राजस्व का, चाहे नागरिकों के ऊपर जो नियंत्रण था, या फिर चाहे सैन्य नियंत्रण जितना था, वो सब जानकारी अब वो किसको देंगे? ब्रिटिश सरकार को देंगे। काम वो यहाँ करेंगे, अपना जारी रखेंगे, लेकिन वो सब किसको देंगे जानकारी? ब्रिटिश सरकार को देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का रेगुलेटिंग एक्ट है। आइए दूसरे एक्ट को पढ़ते हैं, जिसका नाम, अच्छा, 1773 और फिर उसके बाद दूसरा 1781 का
अमेंडमेंट यानी कि संशोधित अमेंडमेंट, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में एक एक्ट पास होता है, नाम होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, है ना। अब आप ध्यान से देखोगे कि तुमको अगर आपको माफ कीजिएगा, अगर आपको मान लीजिए अपने अंदर में एक मुलाजिम रखना है, मुलाजिम का मतलब क्या है कि कोई एक सदस्य रखना है, कर्मचारी रखना है, एम्प्लॉय रखना है, ठीक है। तो आप अगर उसके पूरी शक्तियों को निचोड़ लोगे ना तो आपके पास रहेगा नहीं, और रहेगा भी तो ढंग से काम नहीं करेगा, मन से काम नहीं करेगा, और अगर काम मन से नहीं होगा तो काम पूरा भी नहीं होगा, है ना। तो आइए देखते हैं 1781 में संशोधित अधिनियम क्या कहता है। पहला पॉइंट कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करना। अब दिक्कत क्या हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट में पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया गया, तो यहां पर उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के। तो ब्रिटिश संसद को लगा कि नहीं, कुछ छूटें देनी चाहिए, तो आइए उसके बारे में आप पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल तथा परिषद के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और उनके परिषद के सदस्य, अब एक परिषद होता था जिसके अंदर सदस्यों की संख्या होती थी तीन होती थी, है ना, उन सबको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर, यानी सर्वोच्च न्यायालय उनके बारे में निर्णय नहीं कर सकता है, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर बना था। तीसरा पॉइंट, न्यायालय जो होगा वो धार्मिक परंपराओं के अनुसार वाद को तय करेगा। अब वाद का मतलब यहाँ निर्णय से है, जजमेंट से है, तो यानी भारत के लोगों को ये न लगे कि ये लोग आके हमारी परंपराओं और धर्म को दबा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि धर्म पे चोट अगर करोगे तो विद्रोह ज़्यादा तेज भड़कता है ना। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर उन्होंने कहा कि न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो धार्मिक परंपराओं के अनुसार ही वाद तय करेगा, यानी मुस्लिम लॉ बोर्ड में जो लिखा है उस नियम के अनुसार मुस्लिमों के ऊपर न्याय दिया जाएगा, माफ कीजिएगा, जजमेंट दिया जाएगा, और हिंदुओं के लिए हिंदू नियमों के आधार पर, ठीक है। तो उसमें यह था 1781 का संशोधित अधिनियम। आइए चलते हैं अगले अधिनियम पर, नाम है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप सभी लोग इसको डबल टिक कर लीजिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, 1784 में पारित हुआ पिट्स इंडिया एक्ट। आई पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। लिखा, कंपनी पर नियंत्रण हेतु 6 सदस्यीय बोर्ड, यानी एक और बोर्ड की स्थापना हुई, नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। आप इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, फिर से किस चीज के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए, है ना। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। रहा होगा कुछ मैटर उनका, 4 से घटाकर 3 कर दिए सदस्यों की संख्या को। एक और पॉइंट आ गया कि भैया किसी भी राज्य से, किसी भी राजा से, किसी भी रियासत से संधि करना हो, चाहे युद्ध करना हो, आप नहीं करेंगे। तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, या तो पहले अनुमति लेगी, अगर करना भी है तो क्या करना पड़ेगा? अनुमति लेना पड़ेगा, संसद के बिना अनुमति के नहीं कर सकती। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल या उस गवर्नरों की नियुक्ति। अब देखो, गवर्नर जनरल बंगाल का, मुंबई, मद्रास और अन्य प्रेसिडेंसियों का गवर्नर कहलाता है, तो इस गवर्नर की नियुक्ति संचालक मंडल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करेगा, परंतु किसकी अनुमति से? पुनः किसकी अनुमति से? क्राउन की अनुमति से। अभी क्राउन क्या है? महारानी विक्टोरिया है, और क्या है? परंतु क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कौन सा? 1786 का अधिनियम, देख लीजिएगा ध्यान से आप सभी लोग। अमेंडमेंट ऑफ 1786, ये क्या है? अब इसमें हुआ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक व्यक्ति आता है भारत में गवर्नर जनरल बन के, नाम पड़ता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम लोग कहते हैं, अगर बात किया जाए तो इन लोग को लॉर्ड कहा जाता था, है ना। लॉर्ड क्यों कहा जाता? लॉर्ड मतलब भगवान होता है, अपने आप को भगवान कहलाने का इन लोग को इच्छा होता था, ठीक है। हालांकि चूंकि ये टर्म ऐसा है कि हम लोग को ये इसमें पढ़ना है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा लॉर्ड वॉर्ड कहने की जरूरत है नहीं, लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, नाम में लिखा हुआ है तो संबोधन देना पड़ता है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर आए गवर्नर जनरल बन के, ठीक है, लेकिन शर्तों पर आए। योग्य व्यक्ति थे, अपनी शर्तों पे काम करते थे। तो पहला शर्त इन्होंने रखा कि अगर मुझे गवर्नर जनरल बनाना है तो मुझे सेना का अधिकार भी दो, सेना का कमांडर इन चीफ भी बनाओ, है ना। और दूसरा, परिषद द्वारा बनाए गए कानून पर मेरे ऊपर कोई नियंत्रण, मैं नियंत्रित करूंगा, परिषद द्वारा बनाए गए कानून पर नियंत्रण इनका होगा। इन 2 शर्तों के साथ ये आए और ये अमेंडमेंट वहाँ पास हुआ, तब जाकर ये भारत में आए। इसीलिए इसको 1786 का अधिनियम कहा गया। भैया 1786 के अधिनियम में आप समझ जाएंगे, प्रश्न पूछा जाएगा कौन था बनकर आया भारत में गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। शर्तों पर आए, कमांडर इन चीफ बनकर।
1793 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम क्या है तो देखेंगे, व्यापार के अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। तो जो व्यापार यहाँ पर चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको 20 साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। और ये भी मतलब प्रोविजन किया गया कि वेतन जो होगा वो भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा, है ना। जितने भी अधिकारी होंगे, जितने भी कर्मचारी होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, इंडियन फंड से दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है चार्टर अधिनियम 1813। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बात हुआ, एकाधिकार को समाप्त किया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार का एकाधिकार था, दो चीजों को छोड़कर, एक जो वो लोग चाय का बिजनेस करते थे और दूसरा जो चीन से वो लोग व्यापार करते थे, है ना। च से चाय, च से चीन, आप ऐसे भी रिलेटेबल करके याद रख सकते हैं कि 1813 में कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट, तो आप याद रख सकते हैं च और च। तो चीन देश से जो वो लोग व्यापार करते थे उसको, और चाय का जो व्यापार उनका चलता था, उन दोनों को छोड़कर भारत में बाकी सब पर एकाधिकार उनका समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था तो आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग आए यूरोप से, है ना। फ्रांस आए, डच आए, ठीक है, फ्रांसीसीज आए, डच आए, उसके बाद पुर्तगाली आए, अंग्रेज भी आए, लेकिन जो सबसे बाद में आया वही सबसे ज़्यादा दिन तक रुका, है ना, अंग्रेज। इन्होंने सबको मार के भगाया। तो ये हो गया। दूसरा काम क्या हुआ, इस अधिनियम के बाद से भारत में पश्चिमी शिक्षा का विस्तार होने लगा और ईसाई मिशनरी भी जो थी, जो ईसाई मिशनरियाँ थी, वो भी धीरे धीरे भारत में प्रवेश करने लगी। अब जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो जानते नहीं होंगे शायद कि ईसाई मिशनरी क्या है। तो ईसाई मिशनरी है कि आप सबको पता, कन्वर्जन, कि अगर आपको लगता है कि आपके धर्म में कोई समस्या है, आपके धर्म आपको स्वीकार नहीं कर रहा, आप कन्वर्ट हो जाइए। तो ऐसी मिशनरियाँ ये सब आती रहती थी भारत में उस समय के दौर में। तो इन चीज़ों का भी क्या हुआ, इसमें जिक्र हो गया कि आप लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 1813। आइए अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। जो अगला हम लोग का पॉइंट उसका नाम है 1833 का चार्टर अधिनियम, है ना, 1833 का। अब आप लोग ध्यान से अगर देखें, 93-10, 3-3-10, 13, 13-10, 23-10, 33, आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक है, 33 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है तो 33 का चार्टर अधिनियम ये कहता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अच्छा, तो अब अगर प्रश्न आया कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आइए यहाँ देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। परंतु आप सब जगह भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भैया। अब ये एक ही बात है ना। फिर आप कहेंगे अभी आगे आने वाले समय में आप वायसराय, नाम ही चेंज हो जाएगा वायसराय, आप परेशान मत होइएगा। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि यहाँ ध्यान से देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और अगर बात करें हमारा भारत का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है भैया, दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम। दूसरा पॉइंट, मद्रास और बंबई की जो विधायी शक्तियां उनको मिली थी, वैधानिक शक्तियां मिली थी, विधायिका को जो उनकी शक्तियां मिली थी, ये देखिए बंबई और मद्रास प्रदेश, उसको समाप्त कर दिया गया। यानी एकाधिकार किसका हो गया, बंगाल का हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। ठीक है, दास प्रथा का मतलब क्या, भारत में जो दास सिस्टम चलता था ना, सेवक लोग दास होते थे, काम करने के अतिरिक्त भी काम। कर्मचारी और दास में अंतर है, दास हर समय आपके लिए उपस्थित रहेगा, कर्मचारी का एक नियमित समय होता है एम्प्लॉयज का, है ना। तो इसको भी भारत में ये था, इसको क्या किया गया, विधि विरुद्ध, यानी संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। हालांकि आपको पता होगा नहीं होगा, 1843 में हम लोग याद रखेंगे कि भैया 1843 में दास प्रथा का क्या हुआ था, उन्मूलन हो गया था, अंत हो गया था। ठीक है, मतलब नियम भी ला दिया गया था। यहाँ तो विधि विरुद्ध घोषित हो गया, पूरे तरीके से 1843 में इसको बंद करने का नियम ला दिया गया। अगला पॉइंट, 34 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। 34 में प्रथम विधि आयोग। अब ये विधि आयोग क्या, कि भारत में विधि आयोग, विधि मतलब कानून होता है, तो भारत के कानून से संबंधित आयोग की स्थापना, समिति की स्थापना की गई। ठीक है, 1834 में की गई। ठीक है, मैकाले आप लोगों ने सुना होगा, तो मैकाले के उसमें अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। नोट्स में हर एक जानकारी वृहद रूप में है, यहाँ वही है जो आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है ना, ताकि इसको और नोट्स को आप देखकर पूरी तरीके से सामंजस्य बैठा सकें। अगला पॉइंट हमारा है 1853 का चार्टर एक्ट, यानी कि फिर से देखिए 33 में 20 जोड़ेंगे, फिर से 53, तो चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें मैकाले समिति आई। अच्छा, क्यों आई मैकाले समिति यहाँ पर, तो 1854 में मैकाले समिति आई सिविल सेवकों की भर्ती व चयन में भारतीयों को मौका देने के लिए, है ना। यानी इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, माफ़ कीजिएगा, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या हुआ,
मैकाले समिति आया, यानी कि जो सिविल सेवा थी उसको शुरू किया गया भारत में, है ना। मतलब इसको शुरू करने से तात्पर्य क्या कि भारतीयों को भी मौका दिया जाएगा इसमें, है ना। खुली प्रतियोगिता होगी, अब उच्च पदों पर भारतीय भी बैठ सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को क्या किया गया, जो भारतीय गवर्नर जनरल था, अब भारत का बोल रहे हैं, बंगाल का नहीं बोल रहे हैं, है ना, याद रखेंगे हम लोग 33 वाले में, ठीक। तो जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके जो परिषद था, है ना, उसके परिषद में जो सदस्य होते थे उसके वैधानिक शक्तियों को और उसके प्रशासनिक कार्यों को बिल्कुल क्या कर दिया गया, जो उसके विधायी कार्य थे, है ना, कानून संबंधी, और उसके जो प्रशासन संबंधी जो कार्य थे वो बिल्कुल अलग अलग कर दिए गए। अगला पॉइंट, परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। जो हम लोग का अगला टॉपिक है उसका नाम है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, यानी कि अधिनियमों की इस क्रम में 1853, जहाँ पर ये 57 हम लोग का, आप सबको पता होगा 53 में जैसे ये चार्टर अधिनियम समाप्त होता है तो 1857 में वो महान क्रांति जन्म लेती है। हाँ दोस्तों, मंगल पांडे जी, पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी उनकी चर्चा हमने की थी। 1857 में ब्रिटिश रेजिमेंट का ही एक सिपाही मंगल पांडे जिन्होंने क्या कर दिया, रिवॉल्ट शुरू किया, यानी एक रास्ता दिया, एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों को एक रास्ता दिया। उनके मन में धर्म को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, अब आप सबको पता है कि कुछ ऐसी भ्रांतियां उस समय उत्पन्न हो गई थी 1857 के समय में कि जो नई बंदूक आई है ब्रिटिश रेजिमेंट में, उसमें क्या है, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो ये बहुत ऐसी भ्रांतियां, अब ये थी नहीं थी, ये भ्रांतियां चली। उसी क्रम में मंगल पांडे ने विद्रोह किया, रिवॉल्ट किया, और धीरे धीरे फिर महारानी लक्ष्मीबाई, आप सबको पता है, चमकउड्डी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी ने और उनके साथ साथ लगभग अवध के नवाब, है ना, लखनऊ के नवाब, इन सभी लोगों ने मिलकर एक आंदोलन किया। अब ये आंदोलन का आग तो भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था, परंतु ये आग भारत में जब नहीं फैल सका, परंतु ये कहाँ चला गया, ये पश्चिम में चला गया, यानी ये इंग्लैंड तक चला गया। इंग्लैंड की महारानी को पता चला कि वहाँ पर इतने बड़े स्तर पर एक क्या हुआ है, रिवॉल्ट हुआ है, विद्रोह हुआ है। तब इंग्लैंड की महारानी ने सीधे इसको, यानी भारत सरकार को, भारत के पूरे गवर्नमेंट को, भारत के पूरे राज्य को अपने अधीन लेने का प्रयास किया। अब अपने अधीन लेने का प्रयास किया तो आया एक और एक्ट, यानी 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो इसमें आइए हम लोग सबसे पहली बात क्या करते हैं, सबसे पहला बात इसमें यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति समाप्त कर दी गई पूरी तरीके से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या कर रही थी, अब विद्रोह को दबाने का प्रयास कर रही थी, कुचलने का। 1857 उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को समाप्त करने के लिए, दूसरा, यहां पर अब गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, ठीक है, और नाम रख दिया गया वायसराय। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर अब वो नाम हो क्या हो गया, वायसराय। तो इसी क्रम में प्रश्न भी आएगा कि भारत का पहला वायसराय कौन था, ठीक है। तो भारत का पहला वायसराय कौन था दोस्तों, आपको करना है क्या, कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। हालांकि आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप लोग जल्दी से अभी तुरंत वीडियो को देखते हुए जल्दी से क्या करिए, कमेंट में आंसर बताइए। तब तक हम लोग चलते हैं इस अधिनियम के तीसरी विशेषता की ओर। तीसरा क्या हुआ, तो इस अधिनियम में नियंत्रक जो बोर्ड था और निर्देशक बोर्ड था, यानी कोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आप सबको पता है कि इनकी स्थापना इसीलिए हुई थी, और इसके सदस्य के अध्यक्ष वो लोग बनते थे, है ना, जो हमारे गवर्नर जनरल होते थे वो इनसे बाहर होते थे, वो उसके अध्यक्ष होते थे, तो कुछ भी वो कर सकते थे, तो इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट क्या किया गया कि भारत में एक नया शब्द आ गया, भारत का सचिव, यानी भारत का राज्य सचिव नाम का एक पद आ गया, जो ब्रिटेन कैबिनेट का सदस्य होगा, यानी वो भारत में नहीं रहेगा, वो रहेगा तो इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड के संसद में ही जाएगा, परंतु वो भारत से संबंधित सभी निर्णयों में क्या होगा, सहयोगी होगा, यानी उसी को लेना है संबंधित भारत से सभी निर्णय। तो वो भारत का राज्य सचिव जो शब्द है वो किस अधिनियम के तहत आया, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। अच्छा, अब वायसराय की सहायता के लिए इसी अधिनियम के तहत एक और परिषद की स्थापना हुई, नाम पड़ा सलाहकारी परिषद, है ना। 15 सदस्य थे इसके, और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, जो इंग्लैंड में बैठा था संसद में, भारत का सचिव। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम से संबंधित ये कुछ बातें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858, अब चलते हैं 1861 भारत परिषद अधिनियम, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, चलिए तो आइए इसका पहला देखते हैं पॉइंट क्या लिखा हुआ है। लिखा है कानून निर्माण की प्रक्रिया में अब भारतीयों को भी शामिल किया गया। अरे नहीं शामिल करेंगे दिक्कत हो जाएगा। हुआ तो विद्रोह, माफ कीजिएगा दोस्तों, विद्रोह तो हो गया ना। विद्रोह का बात सुनकर है ना, एक रिवॉल्ट जो उस 1857 में था वो 2023 में भी है। ठीक है, तो विद्रोह हुआ 1857। लगा अंग्रेजों को कि अब अगर नहीं लेंगे भारतीयों को अपने साथ कानून निर्माण की प्रक्रिया में तो ये विद्रोह दबने वाला नहीं है। यानी लालच का एक पपलू तो अब पकड़ाना पड़ेगा इनको, है ना। जैसे हम लोग कोई छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाने के लिए हम लोग कोई उनको लालच दे देते हैं, है ना। तो इसी तरह भारत एक छोटा बच्चा है उस समय, लेकिन छोटा बच्चा विद्रोह भी करता है, जिद भी करता है ना। वो जिद करता है कि उसको वो सामान चाहिए, फिर वही फैल जाता है। यही यहाँ पर भी हो सकता था। इस फैलने को दबाया गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन समझ लिया गया संसद के द्वारा ब्रिटेन के कि अगर अब हम लोग इनको कुछ अधिकार प्रदान नहीं करेंगे तो ये पुनः रिवॉल्ट करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हो जाते। दोस्तों अगर ये आंदोलन वृहद रूप से होता, पूरे भारत के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, तो यहीं पर भारत आजाद होता, यानी 90 साल पहले आज़ादी हमको मिल जाती। तो अब पपलू थमाया गया उपहार का। ठीक है, कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। 1862 में जो पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, उसने 3 भारतीयों को क्या किया, विधान परिषद में मनोनीत किया। अब ये 3 भारतीय कौन थे, तो पहले बनारस के राजा थे, दूसरा पटियाला के राजा थे और तीसरे सर दिनकर रॉय। ये तीनों लोगों को विधान परिषद में क्या किया गया, मनोनीत किया गया। आप सबको पता है विधान परिषद क्या है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों की स्थापना भी की गई। आप सबको पता है बेटा, आप लोग देखो केंद्रीय परिषद क्या है तो हम संसद को बोल देते हैं, इस तरह विधान परिषद भी होता है अपने अपने राज्यों का। तो आप देखो बंगाल है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है और पंजाब है, इन सभी जगहों पर विधान परिषदों की क्या होने लगी, स्थापना होने लगी। और इसी विधान परिषदों में भारतीयों को क्या किया गया, मनोनीत भी किया गया, है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा 1861। अब बात करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, तो चलिए पहला देखते हैं। अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा है मार्ले एवं मिंटो सुधार। अब इसका नाम क्यों मार्ले और मिंटो है, तो यहीं पर लिखा हुआ है, आंसर दिया हुआ है। नोट्स में आपको बृहद रूप से सब चीज़ बातें पता चल जाएंगी, कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ समझने वाली बात है। अच्छा, जो मार्ले थे वो भारत के राज्य सचिव थे, है ना। मार्ले जो थे भारत, अच्छा राज्य सचिव कौन, भैया अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े, राज्य सचिव कौन है, एक नया पद आया है, देखिए ना, भारत का राज्य सचिव, जो ब्रिटेन कैबिनेट का सदस्य होगा, निर्णय भारत से संबंधित लेगा। तो भैया मार्ले कौन है, भारत के राज्य सचिव हैं, और मिंटो उस समय भारत के क्या थे, लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। तो इसको नाम दिया गया मार्ले एवं मिंटो सुधार। हुआ क्या इसमें, हुआ ये कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ, यानी मुस्लिमों को सांप्रदायिक, अब सांप्रदायिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि धर्म के हिसाब से हुआ, संप्रदाय के हिसाब से हुआ। तो मुस्लिमों को क्या कर दिया गया, निर्वाचन, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। यानी जो व्यक्ति चुनाव में उतरे, जिसको चुनने का मिले मौका, वो दोनों मुसलमान, यानी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान कर दी गई। किसमें, 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। दूसरा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा पहले व्यक्ति हुए जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें पहले भारतीय के रूप में नियुक्त हुए। हम लोग यहाँ पढ़े हैं, लालच का पपलू मिल रहा है, और उसमें सबसे पहला जो भारतीयों को ऐड किया गया वायसराय की। अभी तो विधान परिषद में जगह मिली तीनों भारतीयों को, अब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी। आप लोग देखिए 15 सदस्य थे ना उसमें, यहाँ देखिए उसमें किसको मौका मिला, उसमें मौका मिला हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को। ठीक है, तो ये था कुछ प्रमुख पॉइंट 1909 के भारत परिषद अधिनियम से। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब ये भारत शासन अधिनियम, जैसे वहां ऊपर 1909 वाला हम लोग का था, कौन सा, मार्ले और मिंटो, तो इसको जाना जाता है किस नाम से, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। फिर से दोस्तों वही बात, क्यों दो लोग का नाम लिखा हुआ है, तो ये कौन है, राज्य सचिव हैं, कौन, मॉन्टेग्यू जी, और ये कौन है, चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड कौन है भैया, तो चेम्सफोर्ड हमारे यहाँ के भारत के वायसराय हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम को हुआ क्या, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई।
अब ये द्विसदनात्मक क्या है, तो बेटा एक राज्य परिषद और एक केंद्र परिषद। केंद्र परिषदों में सदस्यों की संख्या 144, उनका कार्यकाल 3 वर्ष का। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। उसी समय एक आयोग आया, एक कमीशन आया, ली कमीशन यानी कि ली आयोग, और उसने सिफारिश किया क्या करने का कि भैया लोक सेवा आयोग की स्थापना होनी चाहिए। कुछ ऐसे नौजवान युवा प्राप्त होने चाहिए, हमको मिलने चाहिए जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करें। तो ली आयोग ने सिफारिश किया और उस समय फिर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई 1926 अक्टूबर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसका बाद में अब नाम क्या कर, अभी तो नहीं, उसी समय कर दिया गया था। हमारा जो हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे उसमें बताया गया कि इसका नाम फिर हो गया संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, है ना। आप लोग उसको जानते होंगे। चलिए, बहुत सारे लोग उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे, हैं। तो आइए अगला बात करते हैं। इसी अधिनियम के तहत 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन का और विस्तार हुआ। अच्छा, कैसा विस्तार? अभी मुसलमानों के लिए हुआ, अब भारतीय सिखों के लिए हो गया, ईसाइयों के लिए हो गया, और जो आंग्ल भारतीय थे ना उनके लिए भी हो गया। ये निर्वाचन, पृथक निर्वाचन की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है दोस्तों। अगला पॉइंट, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं को भी वोटिंग प्रक्रिया में शामिल किया गया, है ना। आइए, तो ये थे 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का इस वीडियो के क्रम में आखिरी पॉइंट होगा, और इसके बाद जो 1947 अधिनियम है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको संविधान के निर्माण वाले चैप्टर में। तो ये पहला चैप्टर चूंकि हमारा चल रहा है, और पहला चैप्टर हमारा खत्म कहाँ पर होगा? 1935 के भारत शासन अधिनियम पर। कहा जाता है कि लगभग बहुत सारी बातें उन जो हमारे भारतीय संविधान में ली गई वो 35 वाले अधिनियम से भी ली गई हैं, है ना। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी भी है। और इसके बाद जो 47 अधिनियम है जो आज़ादी का है वो हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 1935 भारत शासन अधिनियम। देखिए पहला पॉइंट, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो गई। भैया अखिल भारतीय संघ, ये पूरा भारत संघ हो गया, है ना। राज्यों का संघ है ना, तो ये अखिल भारतीय संघ, भारत को नाम दिया अखिल भारतीय, पूरा संपूर्ण भारतीय एक हो गया। संघ, राज्य और समवर्ती सूची, मतलब ये क्या है? आप लोग समझते होंगे कि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे केंद्र सरकार नियम बनाती है, नियम लागू करवाती है ना। कुछ ऐसे हैं जिस पे राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान की गई, क्योंकि भारत, जाहिर सी बात है ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण है भारत में, सत्ता की साझेदारी। कक्षा 10 की जब आप पहला चैप्टर सिविक्स का पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा होगा, है ना। सत्ता की कैसे करना है? साझेदारी करना है। तो सत्ता की साझेदारी कैसे होगी? जब आप सत्ता का बंटवारा करोगे, विकेंद्रीकरण करोगे, एक व्यक्ति लेके नहीं बैठेगा सत्ता को। तो भारत में सत्ता की बंटवारा 1935 में शुरू कर दिया गया था कि 3 सूचियां बनेंगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी अगर केंद्र से संबंधित नियम बनाने हैं तो संघ सूची निर्णय लेगी, राज्यों से संबंधित विधान परिषद जिसको आप लोग बोल रहे थे वो लेगी तो भैया राज्य लेगी, और अगर दोनों पर लेना है तो समवर्ती लेगी। मतलब कुछ ऐसे विषय भी होंगे जिसमें दोनों का आपस मत होगा, तो उस पर नियम जो बनेगा वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे विषय छोड़ दिए गए, तो उन विषयों को वायसराय ने अपनी शक्ति में रख लिया, उनको कहा गया अवशिष्ट शक्तियां। नोट्स में आपको वो विषय मिल जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि हमको जल्दी खत्म करना, आपको समझाना भी है और इस छोटे से छोटा वीडियो करना है, इसलिए जल्दी देखेंगे कि वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां मिली, जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची के अतिरिक्त बचे गई, वो अवशिष्ट शक्तियां आई वायसराय के पास। अगला पॉइंट, इसी क्रम में मुद्रा के लिए, है ना, बैंकिंग व्यवस्था के लिए भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई 1935। आप सबको पता है 1 अप्रैल 1935 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई। मताधिकार का विस्तार हुआ, भारत में लगभग 10% लोग अब मताधिकार के रेंज में आ गए, है ना। पहले ये अधिकार नहीं था 1853 तक, 58 के बाद से अधिकार मिलना शुरू हुआ ना, 57 की क्रांति। मतलब इसको हम पूरी तरीके से फेलियर नहीं कहेंगे, मतलब स्वतंत्रता के यज्ञ में जो पहली आहुति थी वो 1857 की क्रांति थी। आइए, तो भैया मताधिकार का विस्तार हुआ। अच्छा, अब अंग्रेजों को लगा कि धर्म के ही रूप में नहीं बांट देना है। ये देखिए धर्म में बांट दिए, सांप्रदायिक निर्वाचन, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, फिर यहाँ सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को। फिर इन लोगों को लगा अरे यहाँ तो हिंदुओं में भी जाति बटी हुई है,
यहाँ तो हिंदुओं के रूप में भी जातियों में लोग बटे हुए, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, इसको भी बांटो, इनको भी पृथक पृथक निर्वाचन दे दो, आपस में हमेशा सब लड़ते रहे, परेशान रहे आपस में हमेशा। तो यह देखिए दलित, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया, निर्वाचन क्षेत्र पृथक कर दिया गया। समझ रहे हैं? यानी अगर वोट देना है तो सामने दलित का नेता, वोट देने वाला भी दलित, महिला और फिर उसके बाद पिछड़े वर्ग, मजदूर इत्यादि। नाम बदला गया, केंद्रीय लोक सेवा का नाम क्या हो गया? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। प्रांतीय सेवा आयोग का भी स्थापना किया गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। और उसके पश्चात भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब जो लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं वो कहेंगे सर आप तो बताए थे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। बिल्कुल नहीं, वो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था जहां बंगाल का पूरा अधिकार है, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट है। तो यानी अगर आपसे पूछेगा कि पहला भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई तो आप 1937 बताओगे, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, कलकत्ता से अगर पूछेगा, रेगुलेटिंग एक्ट से पूछेगा, तब आप बताओगे कि 1774 में। ठीक है, तो इस क्रम में यहां तक हम लोग बात खत्म करते हैं। नोट्स में आपको पूरी वृहद जानकारी मिल जाएगी, वृहद नोट्स मिल जाएगा। और ध्यान हम लोग ये देंगे कि अगला जो हमारा टॉपिक है वहां से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक हम लोग आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, जहां हम लोग पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।